वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एकात्मक व संघात्मक व्यवस्था। अगर हम शासन के प्रकार की बात करें तो देखते हैं द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से है। एक है डिक्टेरियल और एक है डेमोक्रेटिक, यानी दो प्रकार से हो सकती है। ये एक तानाशाही और एक लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो सरकार है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है पार्लियामेंट्री यानी संसदात्मक, और दूसरी हो सकती है प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक। अब दोनों सरकारों में दोनों तरीके से हो सकती है। यूनिटरी हो सकती है और फेडरल, यानी यूनिटरी और फेडरल, यानी प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में दोनों में। इसका मतलब है कि यूनिटरी मतलब एकात्मक और फेडरल मतलब संघात्मक। तो चाहे संसदात्मक है उसमें भी एकात्मक संघात्मक हो सकता है, और प्रेसिडेंशियल है तो उसमें भी एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि डिक्टेरियल उत्तर कोरिया में है और डेमोक्रेटिक भारत में है। भारत में डेमोक्रेसी के साथ साथ भारत में पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री यानी संसदात्मक शासन व्यवस्था, और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। ठीक है, तो अमेरिका और भारत दोनों में डेमोक्रेटिक है, एक में प्रेसिडेंशियल है यानी यूएसए में प्रेसिडेंशियल और इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसके अतिरिक्त जो दोनों में मेल खाती है वो है यूएसए में फेडरल है और इंडिया में फेडरल है। यूनिटरी जो सिस्टम है वो है ब्रिटेन में और फ्रांस में। ठीक है, तो आगे चलते हैं और लेते हैं। पहला क्वेश्चन है शासनों का वर्गीकरण एकात्मक तथा संघात्मक दृष्टि से किस आधार पर किया जाता है। तो ये केंद्र और राज्यों के संबंधों के आधार पर किया जाता है। अगला, निम्न देशों में से किसमें एकात्मक शासन नहीं है। तो फ्रांस में है, चीन में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक शासन नहीं है। अगला है एकात्मक शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए। तो एकात्मक शासन में इसके पास लिखित तथा अलिखित संविधान अवश्य होना चाहिए। जैसे कि फ्रांस के पास लिखित संविधान है, एकात्मक शासन है, और ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है और वो भी एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन में सारी शक्तियाँ किसमें केंद्रित होती हैं। तो सभी शक्तियाँ केंद्र सरकार में केंद्रित होती हैं। इसमें एकात्मक शासन में केंद्र तथा राज्यों की स्थिति कैसे होती है। तो केंद्र और राज्यों की स्थिति, केंद्र सबसे शक्तिशाली होता है और जो राज्य होते हैं वो अपनी शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर करते हैं। एक फेडरेशन में इकाइयों की क्या स्थिति होती है। तो इनकी अपनी स्वतंत्र अस्मिता या स्थिति होती है। एक फेडरेशन यानी संघ में राज्य स्वतंत्र होते हैं, जबकि एकात्मक में राज्य निर्भर होते हैं संघ पे। एकात्मक शासन के मुख्य दोषों में से एक दोष क्या है। तो यह स्थानीय पहल को कुचल देता है। नेक्स्ट है एकात्मक शासन की एक मुख्य विशेषता या गुण क्या है। तो इसमें सीमाओं के संबंध में कोई संघर्ष नहीं होता, जैसे आंतरिक सीमाओं के संबंध में। एक संघ निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व में आ सकता है। तो एकीकरण या विघटन दोनों के द्वारा आ सकता है। जैसे भारत में विघटन के द्वारा आया है संघ, और अमेरिका में एकीकरण। अमेरिका में 13 उपनिवेशों को मिलाकर एक अमेरिकी संघ बनाया गया जिसमें अब 50 राज्य जुड़ गए हैं, और भारत एक अखंड भारत था जिसको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ के शासन किया जाता है। एकात्मक शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं। उनके पास वह शक्तियां होती हैं जो केंद्र द्वारा उन्हें दी जाती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। फेडरेशन शब्द के लिए किया गया है निम्न में से भाषा शब्द है। तो फेडरेशन लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। निम्न में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से किस एक देश में संघीय शासन व्यवस्था है। तो यूएसए में संघीय यानी फेडरल गवर्नमेंट है। संघीय शासन में केंद्र तथा राज्य शक्तियों को किसके आधार पर विभाजित किया जाता है। तो संविधान के आधार पर। न्यायिक पुनरावलोकन किसका लक्षण है। तो यह संघात्मक शासन का लक्षण है। निम्न में से किस कारक ने संघीय शासन में केंद्र को शक्तियां बनाने में योगदान नहीं दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तथा संघ प्रतिद्वंदिता तथा संघर्ष के कारण। एकात्मक राज्य वह है जो एक केंद्रीय सरकार के अंदर संगठित होता है। आधुनिक काल में संघों को सरकारी संघों की संज्ञा क्यों दी गई है। तो केंद्र राज्यों तथा केंद्र के बढ़ते हुए सहयोग के कारण। किस देश में एकात्मक शासन नहीं है।
तो सोवियत संघ में एकात्मक शासन नहीं है, चीन ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। निम्न शर्तों में से कौन संघ बनाने के लिए आवश्यक नहीं है? तो भौगोलिक समीपता आवश्यक नहीं है, बाकी चीज़ें आवश्यक हैं। एकात्मक शासन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन। संघ में संविधान का संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यों की सहमति से केंद्र द्वारा किया जाता है। एक संघीय सरकार किस प्रकार के केंद्र का विचार करती है? तो ना तो सशक्त हो और ना वो कमजोर हो, यानी मृदुल भाव का हो। संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? अनम्य संविधान होना चाहिए। सामान्यतः संघीय शासन में किस प्रकार की न्यायपालिका होती है? तो सामान्यतः दोहरी न्यायपालिका होती है। निम्नलिखित संघों में से किस एक में राज्यसभा में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जा सकता? तो कनाडा के संघ में राज्यों की समान इकाइयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह भाव कि संघ समाप्त होने की दिशा में है, क्यों आ रहा है? दिशा में है, क्यों आ रहा है? तो केंद्रीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि होने के कारण संघ के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों में से कौन सी शर्त नीचे गलत अंकित है? तो राजनीतिक प्रेरणा से युक्त नागरिक हों, ये गलत है, बाकी सब सही है। संघीय शासन में राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो ये संघ की इकाइयों यानी स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विषय साधारणतः संघ में इकाइयों के हाथों में नहीं छोड़ा जाता है? तो विदेश नीति, ये इकाई नहीं बल्कि केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। संघीय सरकार निम्न में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो एक बड़े देश के लिए संघीय सरकार उपयुक्त है। एक संघीय प्रणाली वाला देश किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये दोहरी नागरिकता की बात करता है। आमतौर से संघ में निम्न में से कौन सा एक विषय केंद्र को नहीं दिया जाता? तो वो है पुलिस। पुलिस स्थानीय स्वशासन यानी राज्य सरकार का विषय है। संघात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रीय महत्व के विषय किसको सौंपे जाते हैं? तो केंद्र को सौंपे जाएंगे ये। संघीय शासन में राज्यों के पास किस प्रकार की शक्तियां होती हैं? तो ये संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां होती हैं, जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार द्वारा शक्तियां उनके पास होती थी। संविधान की सर्वोच्चता, जिसे संघीय शासन का एक आवश्यक लक्षण माना जाता है, का अर्थ है संविधान सभी संस्थाओं नागरिकों के ऊपर है। ब्रिटेन में स्थानीय सरकार बहुत मजबूत है, किंतु वह विधि निर्माता निकाय नहीं है, वरन विधि रति निकाय है। उपर्युक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये CF स्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया। निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन है? तो UK में एकात्मक शासन है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की स्थापना कब हुई? तो 1789 में संघीय सरकार की स्थापना हुई। कौन सा लक्षण एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? तो सरल संगठन एकात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। संघीय शासन में किस प्रकार का संविधान होना चाहिए? तो इसमें एक लिखित प्रकार का संविधान होना चाहिए। निकट अतीत में अधिकांश संघीय देशों में निम्न में से क्या सही माना जाता है? तो केंद्र तथा राज्य दोनों शक्तिशाली हो जाएंगे। संघीय शासन में सशस्त्र न्यायपालिका किस लिए आवश्यक है? तो केंद्र तथा राज्यों के मध्य चलने वाले विवादों को सुलझाने के लिए आवश्यक है। किस वर्ष कनाडा में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया? तो 1867 में कनाडा में संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। स्विट्जरलैंड में प्रांतों को कहा जाता है, तो इनको कैंटन कहा जाता है। संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी ये अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। उपर्युक्त संघवाद की परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो केसी व्हीलर के द्वारा दी गई ये परिभाषा। कौन सा सिद्धांत संघवाद का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? तो इकहरी राज्य शक्ति आधारभूत सिद्धांत नहीं है। सबसे अधिक अनम्य संविधान किस देश का है? तो वो अमेरिका का है। अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे कठोर संविधान है। संयुक्त राज्य का आवश्यक अंग है तो संघ एवं संबंध विच्छेद करने की स्वीकृति, शक्ति विभाजन, अनम्य एवं सर्वोपरि संविधान, उपर्युक्त में से सभी। किस प्रकार के शासन में जनता दो प्रकार के कानूनों का निर्वाह करती है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था में। विश्व का निर्बल सीनेट है कनाडियन सीनेट, सबसे निर्बल माना जाता है। विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन तो अमेरिका का जो सीनेट है वो सबसे उच्च है। जनता को अपनी इच्छा के अनुसार शासन करने की सुविधा सबसे ज़्यादा किस देश के नागरिकों के पास है? तो स्विट्जरलैंड की, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र व्याप्त है। किस पद्धति में संघ निर्माण की
इच्छा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, तो ये केंद्रोपरांग पद्धति में। किस देश में संघीय और प्रांतीय सत्ताओं के बीच विवादों की अंतिम निर्णायक संघीय शासन है, ना कि संघीय न्यायालय? स्विट्जरलैंड में। किस तरह की व्यवस्था वाले संघ एकात्मक शासन व्यवस्था के अत्यधिक करीब हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां जब संघ के पास हो जाती हैं तो लगभग एकात्मक सा लक्षण दिखाई देने लगता है। वह कौन सा देश है जहां के सीनेट में प्रत्येक इकाई को समान प्रतिनिधित्व मिला है? तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका दोनों को। अमेरिका में तो हर स्टेट को 2 राज्यसभा सदस्य चुने जाने का अधिकार है, यानी सीनेट का सदस्य चुने जाने का अधिकार है। अब ये मिलान कराना है। अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों को प्राप्त हैं, कहाँ? अमेरिका में। हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त है तो भारत में। क्वेश्चन भी है, द्विसदन में रूढ़वादिता पाई जाती है, तो ये ब्रिटेन में पाई जाती है। अत्यधिक निर्बल सदन है, तो ये कनाडा का सदन है, यानी ये हुआ और आपका सही है सी। संघ निर्माण की किस पद्धति में संघ निर्माण की इच्छा नीचे से ऊपर की ओर उन्मुख होती है? तो केंद्रोन्मुख पद्धति के द्वारा। केंद्रोन्मुख पद्धति का सर्वोच्च उदाहरण है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। एकात्मक सरकार को जब संघात्मक सरकार में परिवर्तित किया जाता है तो ऐसी कौन सी पद्धति प्रयोग में लाई जाती है? तो केंद्रोपरांग पद्धति प्रयोग में लाई जाती है। संघ निर्माण की सफलता निर्भर करती है एकता, भौगोलिक एकता, आर्थिक साधनों का उचित वितरण, यानी सभी पे। स्विट्जरलैंड की स्थापना के प्रारंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो केवल 3 थी। संघीय बंधन में बंधने वाला प्रमुख कारक सुरक्षा संबंधी किस देश के लिए शुरुआती दौर में उपयुक्त था? तो ये सोवियत संघ के लिए शुरुआती दौर में उपयुक्त था। संघ की इकाइयां ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना बहुत ही छोटी। यह वक्तव्य किसका है? तो प्रोफेसर हेयर ने कहा था। किस देश के केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में संघ की इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता? तो भारत में नहीं दिया जाता है। अगला है, पाकिस्तान किस दृष्टि से उत्तम संघ नहीं था जिसके कारण 1971 में उसका विघटन हो गया? तो क्या कारण है? भौगोलिक कारण। अगला है, परिसंघ का निर्माण किस प्रकार की परिस्थितियों में किया जाता है? बाह्य शक्तियों के आक्रमण पर, आंतरिक विद्रोह होने पर, प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला है, आधुनिक संघों में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायी होता है? तो विधानमंडल होता है इसका उत्तरदायी। विश्व किस देश में संसदात्मक कार्यपालिका का उत्तरदायित्व विधानमंडल के प्रति नहीं होता? तो यूएसए में नहीं होता है। किस देश में राज्याध्यक्ष का मंत्रिमंडल राष्ट्राध्यक्ष के प्रति ही उत्तरदायी होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है। बहुल कार्यपालिका का उत्कृष्ट उदाहरण है स्विट्जरलैंड। कैंटनों के माध्यम से वो शासन करते हैं और संयुक्त रूप से अपने निर्णय लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की महानतम देन है सर्वोच्च संघीय न्यायपालिका का आदर्श। किस देश का सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र नहीं है? तो फ्रांस का स्वतंत्र नहीं है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बारे में निम्नलिखित कथन किसके द्वारा प्रयोग किए गए हैं? भविष्य की चौथाई शताब्दी में जब खोखले बन जाएंगे और वे मुख्यतः संघीय विभागों के ग्रामीण जिले के रूप में कार्य करेंगे तब अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर रहेंगे। किसने कहा? लियोनार्डे। संविधान की अनुपस्थिति में राज्य अराजकता की तरफ जाता है। किसने कहा? तो ये जेलिनेक ने कहा। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भारत से अधिक लचीलापन लिए हुए है क्योंकि भारत संविधान संशोधन एक जटिल स्तर से गुजरता है। तो भारत में लचीलापन है, तो लचीलापन होता तो जटिल स्तर से गुजरना नहीं पड़ता, यानी ए गलत है, आर सही है। संघीय सरकार की शक्तियों में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किन कारणों का योगदान नहीं रहा है? तो संवैधानिक जड़ता का योगदान नहीं रहा है। भारतीय योजना आयोग पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा है? नियोजन ने हमारे संघवाद को लांघ लिया है और नियोजन आयोग एक सुपर कैबिनेट बन गई है। अशोक चंद्रा ने कहा।
अगला है, भारत में केंद्रीय सरकार की शक्ति में वृद्धि का कारण क्या है? तो योजना आयोग की भूमिका, केंद्र राज्य वित्तीय सहायता, राज्यों की केंद्र पर आत्मनिर्भरता, यानी उपरोक्त सभी। केंद्रीय शक्ति में वृद्धि का कारण संघ राज्य सहयोग है। राज्य सरकारें धीरे धीरे अनेक क्षेत्रों में एक सहयोगी संस्था मात्र बनकर रह गई हैं। यह क्या है? कथन भी सही और कारण भी सही है। अगला, एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता के हाथ में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास कर रही है। यह किसने कहा? तो ये प्रोफेसर डायसी ने कहा। निम्नलिखित संघवाद को परिभाषित किस विचारक के द्वारा व्यक्त की गई है? संघवाद एक राजनीतिक समझौता के अनुसार राज्य के अधिकारों का निश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को भी सुनिश्चित किया जाता है। तो प्रोफेसर डायसी ने कहा है। संघ में राज्य को मिलाना तो चाहते हैं किंतु वे एकात्मक शासन के निर्माण के इच्छुक नहीं होते। उपरोक्त कथन किस विचारक का है? तो ये कथन प्रोफेसर हुइयर का है। हुइयर। कौन सा गुण संघात्मक सरकार का नहीं है? तो संविधान का अलिखित होना। अगला है, और इसको लगाना है, मेल खिलाना है। सर्वोच्च न्यायालय संघात्मक शासन में संतुलन रखने वाला पहिया है। किसने कहा? हॉकिंस ने कहा। भौगोलिक दूरी केंद्रीय और स्थानीय दोनों सरकारों में लापरवाही और द्वेष उत्पन्न करती है। तो इसका होगा एक, प्रोफेसर गिलक्राइस्ट। संघ निर्माण की अनिवार्य अनुकूलता जाति, भाषा, धर्म और राजनीतिक संस्थाओं की अनुकूलता है। किसने कहा? तो ये मिल ने कहा। सर्वोच्च न्यायपालिका, संविधान, हॉकिंस ने कहा। प्रोफेसर डायसी ने संघ निर्माण के लिए किस तत्व पर अधिक बल दिया है? तो दृढ़ भावना पर अधिक बल दिया है। कौन सा गुण संघात्मक सरकार का आवश्यक गुण नहीं है? तो निरंकुशता या अधिनायकवाद की कम संभावना, विश्व संघ और विश्व के लिए निर्माणकारी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा, उपयुक्त में से सही। जब हम भूत से भविष्य की ओर देखते हैं तो शासन व्यवस्था के स्वरूप के संबंध में हमें संघीय व्यवस्था के विकास की सबसे अधिक संभावना प्रतीत होती है, सिजविक ने कहा था। संघात्मक सरकार में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? क्योंकि संविधान की रक्षा करने तथा केंद्र व राज्यों के विवादों को निपटारे के लिए इसकी आवश्यकता है। किस प्रकार की सरकार के आधार पर विश्व राज्य या विश्व सरकार की कल्पना की जा सकती है? तो संघात्मक सरकार के आधार पर। न्यायिक पुनरावलोकन किस सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है? तो संघात्मक सरकार के गुण को प्रदर्शित करता है। अगला है, मिलान कराना है। संघात्मक शासन व्यवस्था तो मैंने बताया अमेरिका में चलती है, एकात्मक तो ब्रिटेन में चलती है, परिसंघ जो है वो चलता है चीन में, और राज्यों का संघ भारत में चलता है। अगला है, संघ शासित राज्यों में केंद्र के नागरिकों के हितों की देखभाल या रक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। किसने कहा एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक है? डायसी ने कहा। कलात्मक राज्य, एकात्मक राज्य वह है जिसमें संपूर्ण सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है और उसकी इच्छा तथा उसके अधिकार समस्त क्षेत्र पर कानूनी तौर पर सर्वशक्तिमान होते हैं। उपर्युक्त कथन किस विचारक का है? तो ये फाइनर का है। केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता किस प्रकार की सरकार में पाई जाती है? तो ये एकात्मक सरकार में पाई जाती है। किस प्रकार के शासन में केंद्र तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता? तो एकात्मक में नहीं होता। और ये क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है? विकल्प में सही उत्तर चुनें। तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं पाई जाती, इंग्लैंड में पाई जाती है, हॉलैंड में भी पाई जाती है, नॉर्वे में भी पाई जाती है, और इटली में। केवल स्विट्जरलैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था ना होकर संघात्मक शासन व्यवस्था है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।